हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। कैसन हो? बोलो बोलो, जल्दी जल्दी। मस्त प्रिपरेशन चल रही है ना हमारे इकोनॉमिक और OCM की। बेटा जी, अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं बता दूं क्या सर, कि मैंने आपको इकोनॉमिक्स के अंदर पेपर 1 से लेके पेपर नंबर 6 तक पूरा डिटेल्ड में कंप्लीट भी करवाया है और क्या दिया है, उसके आंसर भी दिए। कैसे सर, बताइए ना। उसके आंसर मैंने एक, मेरा थंबनेल है डाउनलोड वाला, मेरे जो इकोनॉमिक्स है उसकी प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट के अंदर डाउनलोड जिसमें थंबनेल दिख रहा हो उसको, वीडियो को ओपन करना और उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, पहली या दूसरी लाइन में ही, पहली लाइन में ही क्लिक हियर लिखा हुआ है, वहां पे लिंक है, लिंक पे क्लिक करो, पूरा PDF आंसर आपके पास आ जाएगा। आपको क्या करना है मैंने बता चुका हूं, उस PDF का प्रिंट आउट निकाल लो अगर निकालवा सकते हो तो, और उस PDF को सामने रखो, मेरे वीडियो को सुनो। एक तरफ हाथ में PDF होगा, दूसरी तरफ वीडियो सुनेंगे, आधा मतलब आपको आधा काम तो वहीं पे हो जाएगा। बिना कुछ किए, बिना कोई प्रिपरेशन किए आपको सारे कंसेप्ट इतने मस्त डिटेल मैनर में मैंने सिखाए हैं, मस्त तैयारी हो जाएगी आपकी। तो बेटा जी वो उसको PDF को जरूर से डाउनलोड कर लेना। और अगर अब मैं BST की बात करूं, जो हमारा OCM बोलते हैं जिसको, तो OCM के अंदर भी मैंने क्या किया है, मैंने आपको ABC और अभी D तो चल ही रहा है, तो ABC करवा दिया है, इवन उनके आंसर भी मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। ठीक है, तो चलो आज हम कौन सा करने वाले हैं। हाँ, आज हम करने वाले OCM का पेपर नंबर 4 सेक्शन नंबर D। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 12। करने कितने हैं? 8। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, मतलब 8 3 जा 24 मार्क्स की एकदम मस्त वाली तैयारी करेंगे। मैं बता दूं, वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा। अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हो, OCM में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, OCM में डर लग रहा है कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा, पूरा डिटेल नॉलेज में देने वाला हूं। मैं ये जो नोट्स यूज कर रहा हूं उसके अंदर मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं, चीजों को मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा भी और उसको याद भी करवा दूंगा आपको। तो है ना मजेदार। तो बेटा जी अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, कंसेप्ट अच्छे से सीखना चाहते हो, तो पूरा डिटेल वीडियो देखना, वरना अभी चले जाओ भाई, अभी चले जाओ। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप सच्चे मन से पढ़ना चाहते हो तो फिर पूरा वीडियो के लिए बैठो, और आपको वीडियो के एंड में लगेगा कि सब मस्त वाला तैयारी होती है। और अगर आप एंड तक रुको तो मुझको जरूर से बताना कैसा लगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हमारे चैप्टर पेपर नंबर 4 के ऊपर। ओके जी, ओके, आ गए हम OCM गाला पेपर नंबर 4 सेक्शन नंबर D। बेटा जी मैनेजमेंट क्या होता है? वैसे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस पूछा है, मगर मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए क्या किया है, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी है। जनरली हमको डेफिनेशन इंट्रो पार्ट कब लिखना होगा? पेपर नंबर सेक्शन नंबर E के अंदर। लेकिन अगर आप ये छोटी मोटी फटाफट एक लाइन की बता सकते हो कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट होता है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। इतना सा लिखने में क्या जाएगा, इतना सा अगर आप लिखते हो एक लाइन लगेगी, लेकिन आप दूसरों को, अपने आप को दूसरों से अलग बताओगे कि हाँ मैं को डेफिनेशन पूछी नहीं थी लेकिन इसकी डेफिनेशन भी ये है। तो मैं तो एम्फेसिस करूंगा छोटी मोटी डेफिनेशन, मतलब ये जो डेफिनेशंस होती है डायरेक्ट इंपॉर्टेंस में मत आओ, आप फटाफट एक डेफिनेशन भी बता दो, फिर आप आ सकते हो कि भाई हाँ इसकी ये डेफिनेशन होती है, ये होती है। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पे डेफिनेशन क्या होता है? मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर हम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड मिनिमम कॉस्ट में। मतलब कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे with the minimum time and minimum cost as well as making the efficient use of available resources। हम अपने available resources उसका भी क्या करेंगे? बेस्ट यूज करेंगे। उसी को बोला जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब हुआ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करो, मिनिमम टाइम मिनिमम कॉस्ट, और उसमें भी क्या होगा, हमारे जो रिसोर्सेज है उसको बेस्ट वे में तैयार अच्छे से यूज करो। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? अगर डेफिनेशन क्लियर हो गई हो तो इसकी इंपॉर्टेंस इजी लगेंगे। मैनेजमेंट क्या होता है? ये मैनेजमेंट हर एक फील्ड में चलता है, मतलब आपका बिजनेस हो, एजुकेशन हो, डिफेंस हो, पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हर एक फील्ड में मैनेजमेंट चलता है। मतलब मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि इसका कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में चलता है, इसका कंसेप्ट हर एक फील्ड में चलता है बेटा। फिर यहाँ पे रिसोर्सेज का, ओके, उसके बाद क्या है? उसके बाद है
अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब यहां पे हम क्या करते हैं बेटा जी, यहां पे हम जो मैनेजमेंट करते हैं ना, उसका मेन इंपॉर्टेंस क्या होता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर पाते हैं। तो ये मैनेजमेंट हमको हेल्प करता है अचीविंग द गोल्स थ्रू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिजनेस की सक्सेस भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, बिजनेस की सक्सेस भी डिपेंड करती है हमारे किसके ऊपर, हमारे ये मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है जी, ओके। तो बिजनेस सक्सेस, एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन टर्न स्मॉल या तो लॉस मेकिंग को हम क्या बना देते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्राइज बना देते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद करती है। अरे बेटा, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करेंगे, रिसोर्सेज को अच्छा यूज करेंगे, बिजनेस हमारा सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, मतलब क्या होगा, हमारा ग्रोथ होगा। ग्रोथ होगा तो क्या होगा, टर्नओवर बढ़ेगा, बिजनेस एक्सपांड होगा, नए एम्प्लॉय को हायर तो करना ही पड़ेगा ना, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ठीक है, अच्छा, ये हमने एफिशिएंट रिसोर्सेज को यूज किया, मतलब वेस्टेज को कम किया जी। हाँ जी, हमारा ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो रहा है। हाँ, मतलब इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। यस, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये इसका मैनेजमेंट क्या करता है, प्रॉफिट को इंक्रीज करने में मदद करता है। और क्योंकि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये बेनिफिट हम किसको देंगे, लोगों को देंगे ना, कि चलो हमने आपसे कमाया है तो आप ही को हम ये लौटा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सोशल वेलफेयर करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, उनको अच्छी क्वालिटी गुड्स देंगे, रिजनेबल प्राइस में देंगे। तो यहाँ पे लोगों का भी क्या होगा, सोशल वेलफेयर होगा, और इकोनॉमी भी क्या करेगी, ग्रो करेगी। ठीक है जी, ठीक है। और लास्ट, जब बिजनेस ग्रो कर रहा है, जब एम्प्लॉय का बेनिफिट हो रहा है, जब सोसाइटी का बेनिफिट हो रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरे नेशनल का भी डेवलपमेंट हो गया। यस, तो यहाँ पे इट हेल्प्स यूटिलाइज ह्यूमन मटेरियल रिसोर्सेज इफेक्टिवली, सपोर्टिंग इकोनॉमिक एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है जी बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चल आजा आजा, फटाफट बोलते जा मेरे साथ, कौन कौन सा आया। हमने ये हर एक फील्ड में चाहिए होता है, रिसोर्सेज को हम बेस्ट वे में यूज करते हैं, वेस्टेज कम कर देते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना वो अचीव हो पाते हैं। खाली वो सोचने में नहीं रह जाता, हम उसको रियल लाइफ में अचीव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट को प्रॉपर यूज करके। बिजनेस हमारा कहां छोड़ता है, कहां जाता है, सक्सेस की ओर जाता है। छोटी सी कंपनी बड़ी बन जाती है, लॉस मेकिंग कंपनी उसमें से उभर के प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। यहां पे बिजनेस सक्सेस होता है तो लोगों को रोजगार मिलता है, बिजनेस को प्रॉफिट मिलता है, तो इनडायरेक्टली सोशल का वेलफेयर होगा। सोशल का वेलफेयर कैसे होगा, हम उनको अच्छी क्वालिटी दे पाएंगे, लो कॉस्ट में दे पाएंगे, हम सोसाइटी के लिए काम कर पाएंगे। तो बेटा जी, जब हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है, एम्प्लॉय को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, मेरा नेशनल ग्रो कर रहा है, तो नेशनल डेवलपमेंट। मस्त है ना, मस्त है ना, बोलो बोलो बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में। देखो, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन क्या है बेटा जी, एक प्रोफेशन के अंदर जैसे हमारा डॉक्टर, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, LLB, ये क्या होता है, एक प्रोफेशन होता है, इनमें एक डिग्री दी जाती है। तो मैनेजमेंट बोलता है, अच्छा बाबू, ये क्या तुम्हारे प्रोफेशन में होता है, तुम्हारे डॉक्टर, तुम्हारा LLB उसी में होता है, हमारा मैनेजमेंट किसी से कम है क्या? मतलब मेरे मैनेजमेंट भी एक प्रकार का प्रोफेशन ही है। बोले कैसे, प्रूव करके बताओ। बोले तुम्हारे वहां पे स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होता है। बोले हाँ, डॉक्टरेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, MBBS करना पड़ेगा, MS करना पड़ेगा, CA करना, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करोगे तो यू बीइंग अ प्रोफेशनल कहलाओगे। तो बोल रहा है कि भाई मेरे यहाँ पे भी BB होता है, मेरे यहाँ पे भी MBA होता है, जिसके अंदर प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टाइज इन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, तो बोलते कि अच्छा ये बताओ, मेरे मैनेजमेंट के अंदर, मेरे प्रोफेशन के अंदर, इसके अंदर प्रोफेशन के अंदर कंटिन्यूअस लर्निंग होती है, तुम्हारे मैनेजमेंट में होती है क्या? बोलते चक्कर, यहाँ पे तुम्हारे प्रोफेशन में अगर कंटिन्यूअस लर्निंग होती है तो हमारे यहाँ पे भी ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे यहाँ पे भी रिसर्चेस होते हैं जो क्या करते हैं, डेवलपिंग न्यू टेक्निक एंड प्रैक्टिस वगैरह डेवलप की जाती है। तो तुम्हारे प्रोफेशन अगर कंटिन्यूअस लर्निंग है तो मेरा मैनेजमेंट भी कंटिन्यूअस लर्निंग है। तो फिर बोलता है कि हमारे प्रोफेशन के अंदर
एसोसिएशन होता है। तुम्हारे मैनेजमेंट में है क्या? मैनेजमेंट बोलता है सुन बाबू, तुम्हारे वहां पे अगर एसोसिएशन होता है तो मेरे यहाँ पे भी है इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो एजुकेशन दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और हमारा भी क्या होता है, कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। तो हमारे यहाँ पे भी क्या होता है, एसोसिएशन है। अब बोलो, तो फिर बोलता है, फिर प्रोफेशन बोलता है हमारे यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? तो बोलता है कोड ऑफ कंडक्ट मतलब यहाँ पे रूल्स होता है, एथिक्स होता है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो मैनेजमेंट वाला बोलता है भाई सुन, अगर तुम्हारे यहाँ पे रूल्स होता है, तुम्हारे यहाँ पे मैनेजमेंट होता है, तो मेरे यहाँ पे भी होता है। हमारा जो मैनेजर होता है ना, मैनेजर, उसको भी एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, उसको भी प्रोफेशनल बिहेवियर फॉलो करना पड़ता है। और बोल, तो फिर कौन बोलता है? हमारा प्रोफेशन बोलता है भाई मेरे यहाँ पे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे यहाँ पे एक जवाबदारी होती है, हम एक कुछ भी काम ऐसे नहीं करते। तो बोल रहा है तूने हमको समझ क्या रखा है रे, हमारा जो मैनेजमेंट है उसमें हम ऐसे ही काम करते हैं। बोले मतलब, बोले हमारे यहाँ पे भी ऑनेस्टी होती है, लॉयल्टी होती है, हमारे यहाँ पे भी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, लाइक अदर फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज प्रोफेशनल लेवल पे देखने को मिलती है वही चीज मैनेजमेंट लेवल पे भी देखने को मिलती है। मतलब कि बेटा कि जो प्रोफेशन है वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में भी देखने को मिलते हैं। इसलिए तो बोला जाता है कि ये मैनेजमेंट क्या है, एक प्रकार का प्रोफेशन ही है। बता, मजा आएगी, झकास लगा ना? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट मी चेक माय माइक। बेचा मेरा माइक काम कर रहा है? हाँ जी कर रहा है। ओके, हाँ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल इन शॉर्ट। चलो पहले बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है ये मैं समझाने से पहले आपको ये इमेज समझाता हूं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट फिलोसॉफी, हमारे एम्प्लॉय मैनेजमेंट की फिलोसॉफी क्या है? एक मैनेजमेंट ऐसा होता है जिसके अंदर ये जो मैनेजर है ये तानाशाह जैसा काम करता है। ये हुकुम, मैं हूं यहां तुम्हारे कंपनी का राजा, मेरा हुकुम ही चलेगा, तुम लोग वैसा ही करोगे जैसा मैं बोलूंगा। इसे बोलते हैं रूल ऑफ थंब। क्या बोलते हैं? रूल ऑफ थंब। जहां पे रूल ऑफ थंब के अंदर जहां पे इनकी कुछ भी नहीं चलती, सब कुछ इसके थंब की, इसके अंगूठे की चलती है। ठीक है, मतलब ये अंगूठे पे सबको काम करवाता है। इसमें बेटा जी यहाँ पे रिजिड रूल होते हैं, खाली चीजें बोलने के लिए होती है, फॉर्मेलिटीज होती है, हायरार्की के हिसाब से वो ही ये ही सभी को ऑर्डर देगा, इनका कुछ भी ओपिनियन मायने नहीं रखता। ये लीगलिस्टिक होता है, लीगलिस्टिक अप्रोच फॉलो करते हैं। लेकिन वहीं पे ये क्या था? ये बेटा जी ये ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन होना कैसा चाहिए? होना ऐसा चाहिए जहां पे प्रैक्टिकल, जहां पे सबका साथ, सबका विकास हो, जहां पे हर एक लोगों को साथ में लेके चला जाए, जहां पे बेटा जी प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो हो, लोगों का विश्वास हो, लोगों का एम्पैथी यहां पे देखने को मिले, इक्वालिटी देखने को मिले, पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिले। तो बेटा जी यही चीज को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो एक जो मैनेजर है वो कैसा रोल प्ले करना चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी यूज करना चाहिए, न कि इस प्रकार का। समझ गया? ठीक है, तो बस इक्वालिटी के अंदर आपको किस चीज के अंदर इस चीज के बारे में लिखना है, तो वही चीज यहां पे लिखी है जो मैंने आपको समझाई है। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। बेटा जी डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या होता है? जब आप डिवीजन ऑफ वर्क करते हो ना, तो क्या करते हो भाई? सुन, तुम दोनों अरे काम करोगे, तुम दोनों मार्केटिंग का काम करोगे, तुम एचआर का काम करोगी। अच्छा, तुम इंजीनियरिंग संभालो, तुम असेंबली करो, तुम क्वालिटी कंट्रोल चेक करो, तुम ये जो तीनों है उसका सुपरवाइज करो, और तुम भाई साहब तुम लॉजिस्टिक का संभालो। मतलब हमने क्या किया? हमने हर एक व्यक्ति को उसको स्पेशल क्या दे दी? स्पेशल रोल दे दिए, जिससे बेटा क्या होगा? इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो बेटर यूज ऑफ इक्विपमेंट कर पाएंगे, उनके लिए काम करना फास्ट हो जाएगा, वो इजी ट्रिक्स यूज कर पाएंगे, और लीड टू स्पेशलाइजेशन, जिसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। जब हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं तो हमको ये
बेनिफिट होता है। और ये जो प्रिंसिपल है ये अप्लाइड होता है बोथ एट मैनेजर लेवल एज वेल एज एट फैक्ट्री लेवल। बत्ता जी बत्ता, मजा आया कि नहीं आया? आ रहा है ना पढ़ने में? ओके, तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है बेटा जी? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है, देखो 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 देखो, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी कमांड का मतलब होता है जब यहां पे ये एक बेचारा फंस गया दो बॉस के बीच में। मतलब यहां पे जी, यहां पे दो मुखड़े वाला बॉस है, दो मुखड़े वाला नहीं, यहां पे दो व्यक्ति वाला ही बॉस है। ये बोलता है सुन तू ये कर वरना तेरी सैलरी काट लूंगा। ये बोलता है नहीं तू उसकी मत सुन, तू मेरी सुन, तू वो कर वरना मैं तेरी सैलरी काटूंगा। वो बोलता है साला सुनू तो सुनू किसकी? ये बोलता है लेफ्ट में जाओ, वो बोलता है लेफ्ट राइट में जाओ, सुनू किसकी? तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है। मेरे को एक व्यक्ति से ऑर्डर नहीं आ रहा, मेरे को इधर से भी ऑर्डर आता है, मेरे को उधर से भी ऑर्डर आता, करूं क्या? ठीक है, तो यहां पे बेचारा कंफ्यूज होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसका डायरेक्शन मिस हो जाता है। यहां पे वो डिवाइड लॉयल्टी के बीच में फंस जाता है, केओस हो जाता है, इनडिसिप्लिन हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर उसको सिंगल व्यक्ति से ही ऑर्डर आ रहा है तो वो क्लियर डायरेक्शन रहेगा, वो अकाउंटेबल होगा, वो डिसिप्लिन बनेगा, यूनिफॉर्मिटी इन एफर्ट होगा एंड हार्मोनियस वर्क होगा। तो यही बेनिफिट होता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर। ठीक है जी, ओके बेटा जी इसको पढ़ लेना, मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया वैसा का वैसा ही का, एकदम मस्त वाला तैयार हो जाएगा तेरा। ठीक है, एक्सप्लेन द ऑपरेशनल एंड कंटिजेंसी प्लान। बेटा जी ऑपरेशनल प्लान का मतलब क्या होता है? बेटा जी ऑपरेशनल प्लान का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं भाई हम हर एक व्यक्ति से क्या क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हर एक मतलब हम डिपार्टमेंट में से कितना एक्सपेक्ट करते हैं। डिपार्टमेंट के अंदर होता है अलग अलग ग्रुप, जैसे यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, 1 2 3। ये डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग हैं? यहाँ पे 3 का एक ग्रुप है, यहाँ पे 2 का एक ग्रुप है, यहाँ पे भी वैसे सपोज यहाँ पे एक ही ग्रुप है, 5 का, यहाँ पे ये 3 ग्रुप है। तो हर एक ग्रुप से कितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ये ग्रुप के अंदर कौन होंगे? 3 व्यक्ति होंगे। इन तीनों व्यक्ति से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यही चीज के अंदर पहले उनसे पूछा जाता है कि भाई हाउ मच आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट, फ्रॉम द वर्क ग्रुप, और उसके नीचे इंडिविजुअल। फिर उनको क्या करूंगा मैं, ये जो ऑपरेशनल है ना ये जनरली रूटीन नेचर के रिलेटेड काम होते हैं। यहां पे मैं उनको बुलाऊंगा कि चलो आओ बैठो मीटिंग के अंदर गपशप करते हैं। गपशप नहीं करते बेटा, मीटिंग करते हैं। इफ इट इज मेड आफ्टर द नेसेसरी, हम क्या करेंगे, कंसर्न एम्प्लॉय से डिस्कशन किया जाएगा और हम क्या बनाएंगे, रूटीन नेचर का प्लान बनाएंगे। इस साल इस महीने कितने हम ऑर्डर्स को फुलफिल करेंगे, कैसे फुलफिल किया जाएगा, क्या नई टेक्निक्स वगैरह लाए, सब कुछ डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। मतलब रूटीन नेचर का काम को हमको डिस्कस करना पड़ेगा। हाँ जी, ये जनरली कितने साल का होता है? 1 साल का होता है। यहाँ पे हम मंथली क्वार्टरली प्रोडक्शन प्लान्स बनाते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट हेड हमारे साथ बैठते हैं फॉर इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजिक प्लान एंड दिस इज सिमिलर टू टैक्टिक प्लान। ओके जी, तो यहाँ पे वही है ऑपरेशनल प्लान। ये क्या होता है, यहाँ पे हम ऑपरेशन प्लान में हम ये डिसाइड करेंगे हम कितने व्यक्ति से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन जनरली कितने का होगा, 1 ईयर का होगा। ये किसके साथ बैठ के बनाया जाता है? डिपार्टमेंट हेड के साथ बनाया जाता है। यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान क्या बना देता है, इजी बना देता है। क्या? इफ इट इज मेड, अगर जो प्लान है ना, हमने प्लान क्या होता है बेटा जी, प्लान कोई एक्चुअल नहीं होता, ये आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, ये आपके फ्यूचर थॉट प्रोसेस होते हैं। वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लान क्या हो जाएगा हमारा, इजी हो जाता है जब हम क्या करते हैं, ऑपरेशनल प्लान बनाते हैं। मतलब कि जब हम लोगों को साथ में बैठा के प्लान बनाएंगे तो वो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? हाँ जी होगा। यहाँ पे ये जो होता है जनरली इट इज रिलेटेड विद द रूटीन नेचर और दिस इज जनरली सिमिलर, नॉर्मली सिमिलर विद द टैक्टिकल प्लान। ओके जी, नेक्स्ट आता है हमारा कंटीजेंसी प्लान। कंटीजेंसी प्लान मतलब क्या होता है बेटा जी, ये जो हमारा एनवायरमेंट होता है ना, एनवायरमेंट मतलब बिजनेस एनवायरमेंट, उसमें चीजें सब फिक्स नहीं होती, चीजें एक जैसी नहीं होती। किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना आएगा, ठीक है, सोचा था क्या? नहीं सोचा था। तो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ क्या? हाँ जी हुआ। वैसे ही बिजनेस के अंदर बहुत सारी चेंजेस आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कितनी बार 2 कंट्री के बीच में विश्व युद्ध हो गया, कोई सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको रेडी रहना पड़ता है हमारे कंटीजेंसी प्लान को लेके। क्या, किसको लेकर रेडी रहना पड़ता है? कंटीजेंसी प्लान को लेकर रेडी रहना पड़ता है। मतलब कि क्या,
हमारे अगर कुछ चेंजेस आए, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, नेचुरल फैक्टर में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ओरिजिनल प्लान में आइदर वी विल चेंज द ओरिजिनल प्लान, या तो हम बनाएंगे न्यू प्लान। ठीक है जी, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है कंटिन्यूस। मतलब कि नॉर्मल एक प्लान तो रहेगा, लेकिन अगर कोई चेंजेस हुआ तो इसमें हम चेंजेस करेंगे। प्लान बी जब भी एक्टिवेट होगा जब प्लान ए अगर प्रॉपर फुलफिल नहीं हो पा रहा, तो याद आइदर वी विल चेंज द प्लान ए के अंदर कुछ चीजें चेंज करेंगे, और हमको लगता है नहीं बहुत ज्यादा ही चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो न्यू प्लान लेके आ जाएंगे। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, कंटीजेंसी प्लान। ओके जी, नेक्स्ट आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या होता है, आप जब अपने काम को किसी और को देते हो, बोलते कि प्लीज यार तू ये कर लेगा क्या मेरे बदले, उसी को बोला जाता है डेलीगेशन। लेकिन जनरली ये जो डेलीगेशन होता है ना, ये मतलब क्या होता है, ये कलीग के बीच में नहीं होता। यहाँ पे सुपरवाइजर और उनके नीचे वो जो वर्कर होते हैं, जो उनके आदमी होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उनके बीच में होता है, उसी को डेलीगेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे बेटा जी द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे 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 ऑर्गेनाइजेशन की साइज बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमको लगता है कि हम अकेले नहीं पहुंच पाएंगे। हम क्या करते हैं, इसलिए हमारे जो काम है उसको डेलीगेट कर देते हैं टू द अदर पर्पस। जैसे कि हमारे यहाँ पे हम उसको यहाँ पे असाइन वर्क तो देते ही देते हैं, साथ में क्या देते हैं, उसको पावर भी डेलीगेट करते हैं। इट इनेबल द हेल्पर टू परफॉर्म द टास्क वेल। इससे क्या होता है, उससे उसका हेडेक खत्म होता है, और उसके ऊपर जो बाकी का वर्कलोड है उसको वो बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है, जिसी को बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ पावर। तो बेटा जी यहाँ पे डेलीगेशन जो हुआ ना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करें जी, हाँ जी। पावर टू द सबऑर्डिनेट को दे रहे, हाँ देखो खाली अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, वो पावर नहीं दिया तो क्या काम वो कर पाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि पावर तो है ही नहीं। तो उसको आप क्या दो, उसको अथॉरिटी तो दो ही दो, लेकिन साथ में क्या दो, उसको पावर भी दो, ताकि वो जो भी डिसीजन है वो खुद से ले सके। ठीक है, एंड बाय क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी भी कराओ, एंड फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस मतलब उसको बोल दो कि भाई मने आ काम कंप्लीट જોઈએ છે, तो भले काम अर्धी रात સુધી जाग, 2 વાગે સુધી जाग, 10 વાગે સુધી जाग, 8 વાગે જશે, મને આ काम कंप्लीट જોઈએ છે। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या करता है, टॉप लेवल मैनेजर का यहाँ पे रिड्यूस कर देता है, वर्कलोड रिड्यूस करता है। फिर यहाँ पे जो एम्प्लॉय होती है उनका क्या होता है, उनका डेवलपमेंट होता है। फिर नेक्स्ट है मोटिवेट एम्प्लॉय करता है, उनका कॉन्फिडेंस बनता है और मोरल बढ़ता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होता है। वर्क इज असाइंड अकॉर्डिंग टू द स्किल, जो काम है वो ऐसे ही हम असाइन नहीं करते, उनकी स्किल के हिसाब से असाइन करते हैं, एंश्योरिंग स्पेशलाइजेशन एंड बेटर परफॉर्मेंस। और लास्ट है द ओवरऑल डेलीगेशन इम्प्रूव coordination and enhances managerial efficiency in the ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या होता है, डेलीगेशन करने से बेटा, डेलीगेशन करने से क्या होगा, मैनेजर इफिशियंसी बढ़ती है। क्या बढ़ेगी, मैनेजमेंट इफिशियंसी। ओके, तो देखो यहाँ पे डेलीगेशन के क्या फायदे हुए, डेलीगेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो वर्कलोड है वो कम करेगा, एम्प्लॉय का क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, उनकी क्या करेगा, उनका स्पेशलाइजेशन बढ़ाएगा, बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस देगा। लेकिन क्या होगा, अगर हम क्या करेंगे, इस चीज को अच्छे से कर पाए, तो एनहांस मैनेजर एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ये भी डेलीगेशन का है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई गलना है जी, कोई गलना है, ये भी देखते हैं हम। ओके जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज ट्राइपॉड विद द 3 लेग। मतलब क्या होता है, डेलीगेशन में 3 लेग होता है। ऐसा कैसा होता है बताइए तो जरा। ओके जी, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दे आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन में 3 एलिमेंट्स होते हैं, ऑल 3 जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और म्यूचुअली कनेक्टेड होते हैं। तो ये देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन में बेटा हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, कौन देता है, हम मतलब टॉप लेवल। किसको देगा, सबऑर्डिनेट को। क्यों, ताकि वो काम कंप्लीट हो सके, टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, यहां पे हम रिलेशनशिप बनाते हैं सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में। भाई सुपीरियर तुमको ऑर्डर देगा और तुमको वो काम करना है। ठीक है जी, हाँ, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, कहां से, टॉप टू बॉटम। सॉरी,
तो इंटरेस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होना। कहां से ट्रांसफर होगी? टॉप लेवल से। किसको ट्रांसफर होगी? बॉटम लेवल को। कहां से ट्रांसफर होगी? बोलो बोलो, टॉप लेवल। तो यह बेटा जी यहां पे इस केस के अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होती है। कहां से? कौन ट्रांसफर करता है? ट्रांसफर होती है। कहां से होती है? फ्रॉम, कहां से होगी? टॉप लेवल मैनेजमेंट MGMT टू बॉटम लेवल मैनेजमेंट। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या लिखेंगे? और टू अचीव अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव और टू अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। हुआ कि नहीं हुआ? अगेन हम तो इसी को बोलते हैं हम इंटरेस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट होता है कन्फर्मेंट ऑफ ऑथोरिटी। कन्फर्मेंट ऑफ ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? बेटा अगर तुम किसी को काम दोगे, लेकिन अगर तुमने उसको काम करने के लिए पावर नहीं दिया ना, पावर मतलब क्या? प्रोटीन पावर। अरे कान के नीचे लगाऊंगा, ज्यादा दिमाग दौड़ाए तो फालतू का। बेटा जी पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है उसके पास होना चाहिए कि ओ भाई देखो ये काम करना है, ओ भाई देखो वहां पे जाके जल्दी करके आ, और सुन तो ये काम मेरे को इतने जल्दी इतने बजे तक करके देना, कैसे भी करके। मतलब उसके पास पावर होना चाहिए ताकि वो ऑर्डर दे सके। उसके पास पावर होना चाहिए कि उसके नीचे एक टीम हो जिससे वो काम करवा सके। उसी को बोला जाता है कन्फर्मेंट ऑफ ऑथोरिटी। तो पावर एंड ऑथोरिटी यहां पे दी जाती है ताकि क्या हो? वर्क अकम्प्लिशमेंट हो सके। ठीक है। अगर आपको काम करवाना है किसी व्यक्ति से, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, तो आपको उसको अथॉरिटी भी कन्फर्म करनी पड़ेगी। खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से काम नहीं होता, खाली अथॉरिटी देने से काम भी नहीं होता। ठीक है। नॉर्मली इन दिस प्रोसेस द पावर इज टू गिव डिसीजन एंड पावर टू गिव ऑर्डर इज गिवन। हम पावर देते हैं कि भाई तुम ये कोई भी डिसीजन ले सकते, हम तुमको ये भी पावर देते हैं कि तुम किसी को भी ऑर्डर दे सकते हो। समझ गए? इससे क्या होगा? इससे हमारा जो काम होगा वो टाइम पर होगा। ठीक है जी। ओके। नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी मतलब मैंने तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, मतलब मैंने तेरे को काम दिया, ये काम तेरे को करना है, आज शाम तक कैसे भी कर। उसके लिए मैंने तेरे को पावर भी दिया कि तू जाके इसके लिए स्पेंडिंग कर सकता है, तू इतना खर्चा कर सकता है, तू मेरा व्हीकल लेके जा सकता है, लेकिन फिर भी तूने काम नहीं किया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? तो बेटा जी यहाँ पे एक चीज याद रखना, सुनो 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 सुनो, दुनिया के लोगों सबसे बड़ा है मिस्टर गोगो। बेटा जी सुनो, यहां पे जब हम डेलीगेट करते हैं ना, हैज टू प्रोवाइड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड फॉलो रिपोर्टिंग प्रोसेस टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहां पे डेलीगेटिंग अथॉरिटी जो व्यक्ति है टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अगर क्या किया है, मैनेजर को असाइन किया है कि तुमको ये काम करवाना है, और मैनेजर अपना काम किसको दे रहा है? सपोज मिस्टर ए को दे रहा है, तो इसके लिए जवाबदार कौन है? जवाबदार तो मैनेजर ही रहेगा अगर ये मिस्टर ए अगर अपना काम नहीं करता तो। ठीक है। तो ही में ये जो हमारा कौन है? मैनेजर, जो हमारा मैनेजमेंट है, ही मे श्योरली बी गिवन अ पावर टू गेट द वर्क डन बाय द अदर्स। तो वो इसको पावर देंगे, भाई तुम लोगों से काम करवाओ, लेकिन अगर लोगों ने काम नहीं किया तो वो लोगों को नहीं पूछूंगा मैं, तेरे को ही मेरे सामने खड़ा। फिर ये मत बोलना इस व्यक्ति ने नहीं किया, उस भाई ने नहीं किया, वो भाई तो मेरा बिल्कुल ही नहीं सुनता। वो तेरे को देखने का, तेरी कौन सुन रहा है, तेरी कौन नहीं सुन रहा है। मैंने तुमको ऑर्डर दिए, मैंने तुमको पावर दिया, तो तुमको ये काम करवाना है लोगों से, मतलब बाय हुक और बाय क्रूक ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है। तो बेटा जी यही है यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी होती है ना,
अकाउंटेबिलिटी फ्लो होती है फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल. द अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड ऑन. हम अपनी अकाउंटेबिलिटी पास ऑन नहीं कर सकते. ये जो मैनेजर है, अगर टॉप लेवल ने इसके लिए को असाइन किया है कोई काम करने के लिए, ठीक है, कि भाई ये तुम इसके लिए तुम काम करोगे, तुम इसके लिए तुमको जो टीम चाहिए वो टीम भी होगी. तो अब मैनेजर अपने काम करने के लिए किसी को काम असाइन कर रहा है, तो उसके लिए काम अच्छा हुआ तो भी वही उसी की तालियां पड़ेगी, और काम खराब हुआ तो उसको गालियां पड़ेगी. सो सिंपल. ठीक है जी. तो अकाउंट ऑफिसर में गिवन द वर्क ऑफ राइटिंग अकाउंट्स टू हिज, ये तो ठीक है अकाउंटेंट को दिया, लेकिन उसके रिस्पॉन्सिबल तो अकाउंटिंग ऑफिसर ही होता है. तो इसमें इसके अंदर होता क्या है, मैं वापस प्रैक्टिकल आपको बताता हूं. टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसने अपॉइंट किया है किसको, मैनेजर को. मैनेजर को ये बोला है कि तुमको ये काम करवाना है. अब मैनेजर सब काम तो कर नहीं सकता, इसने उसमें से एक काम दिया मिस्टर ए को. मिस्टर ए, देखो ये काम आज शाम तक कैसे भी करके कर देना, ठीक है. इसके लिए देखो क्या मांगता है, तो बोले कि इसके लिए मेरे को पावर मांगता, तो बोले जा दिया. देखो बस ये पावर है, तो ये डिसीजन ले सकता है, तो ये खर्चे भी कर सकता है. बोले लेकिन देखो पावर चाहिए, तो मैं देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये काम देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो इस काम के लिए, तो उसको ये इस रिस्पॉन्सिबल मान लिया. हाँ, अगर ये काम नहीं हुआ तो उसके लिए बेटा जी क्या बोलता है, ये तुम ही, अब तुम ही हो, अब तुम ही हो उसके लिए अकाउंटेबल, अब तुम ही हो. मतलब मैनेजर बोलता है भाई काम कैसे भी कर देना, वरना मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, देख लेना तेरी सैलरी काट दूंगा, जॉब से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरे को ये शाम तक कैसे भी काम चाहिए. ठीक है. हुआ क्या, यहां पे मिस्टर ए की जो मिस्टर ए की मैना थी, मैना मतलब उसकी गर्लफ्रेंड, मैना नाम नहीं हो सकता क्या, तो मिस्टर ए की, ये तो सब मीना हो गया, मैना जो भी हो चलो. हाँ, तो इसकी जो मैना थी, ठीक है, इसकी जो मैना थी उसका टांग फ्रैक्चर हो गया. इसने बोला ओए अम्मा मेरा टांग फ्रैक्चर हो गया. तो मिस्टर ए बोला कि भाई मेरे पास मैनेजर ने काम दिया है. बोले कि मैना बोलती भाई ए, मुझको तू अभी के अभी चाहिए यहाँ पे, मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूं, तेरे को इतनी भी परवाह नहीं है, मेरी टांग टूटी है और तेरे को जॉब करनी है, अगर तू शाम तक नहीं आया तो तू देख अब बेचारा मरता सो क्या करता. यहाँ पे अगर जॉब, अगर काम नहीं करे तो जॉब से जाएगा, और गर्लफ्रेंड को मिलने नहीं जाए तो गर्लफ्रेंड से जाएगा. वो बोलता है भाई काम तू तो, मेरे पास जितनी नौकरी है उतनी आ सकती है, लेकिन मेरे पास जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत मुश्किल से मिली है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता. ये क्या करता है मिस्टर ए मैनेजर को बोलता है कि मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, आपके पावर मेरे को देने के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन क्योंकि अभी ये काम ज्यादा जरूरी है इसलिए मैं यहीं पे क्या कर रहा हूं, आपका काम छोड़ के जा रहा हूं, आप किसी और को करवा दो. मैनेजर हक्का बुक्का हो जाता है, मैनेजर इस पे चिल्लाता है मिस्टर ए के ऊपर, ऐसे कैसे जा सकते हो तुम, ऐसे नहीं जा सकते, इस काम को करके चले जाओ वरना मैं किसका जवाब दूंगा टॉप लेवल मैनेजमेंट को. लेकिन मिस्टर ए कुछ नहीं सुनता, उसको सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड का चेहरा दिखाई दे रहा था. वो क्या बोलता है, सर आपको जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूं मेरी नैना को मिलने. तो बेटा जी हुआ क्या, ये काम मिस्टर ए ने नहीं किया. मैनेजर ने बोला ठीक है, मैंने तुमको बोला था तुमने नहीं किया, अब मैं, तुम भी मत करो मैं भी नहीं करता. हुआ क्या, शाम को जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बोला कि व्हाट इज इस स्टेटस, इसका स्टेटस क्या है. मैनेजर बोलता है कि ये मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए, उसको मैंने एक काम दिया था और उसने काम नहीं किया, आप उसको क्या करो जॉब से निकाल दो. बोले क्यों, क्योंकि ये बहुत ही लापरवाह है. बोला अच्छा बेटा अच्छा. टॉप लेवल बोलता है कि मैनेजर सुन, अगर उसने ये काम नहीं किया, क्या तूने ये काम किसी और को असाइन किया क्या. बोले मैं क्यों असाइन करूं, मैंने तो उसको असाइन कर दिया था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई थी. बोले चुप घन चक्कर की औलाद, अगर तू इस काम के लिए आखिरी मतलब अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तेरी ही रहेगी, तू किसी और को तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है, तू अपने पावर दे सकता है, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तू किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता.
तो यहाँ पे क्योंकि ए केयरलेस था तो उसको तो मैं जॉब से निकाल ही रहा हूं, लेकिन तुमने अपना काम नहीं ढंग से किया तो तुम भी जॉब से हो जाओ गेट आउट। समझे? समझेगा? मजा आया ना? मजा आया कि नहीं आया बताओ? तो बेटा जी ये थी स्टोरी किसकी? क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मतलब कि क्या होता है, जब आप डेलीगेशन करते हो तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है। क्यों? क्योंकि आपको अपना काम करवाना प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाना, तो टॉप लेवल बॉटम लेवल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। उसके साथ आप उसको पावर्स देते हो, अथॉरिटी देते हो। अथॉरिटी किस चीज को? दो चीज होती है, पावर टू टेक डिसीजन एंड पावर टू गिव ऑर्डर देना या तो डिसीजन लेना। उसके साथ साथ क्या करते हो आप? उसको अकाउंटेबिलिटी भी देते हो, लेकिन फिर भी अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी किसकी रहती है? जो पावर देता है उसकी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉय स्किल एंड प्रोफिशिएंसी इंक्रीज। बेटा जी ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग, सर थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करो ना। ओके अब सही है। चलो ये, हाँ बेटा जी आपको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो मैं बता दूं, हम है श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, सर हमको मालूम है, और हम पढ़ाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स। मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, डिप्लोमा इन आईएफआरएस, सीसीसीए यूके एंड एमकॉम रैंक होल्डर। बेटा जी अगर आपको अगर मेरी स्टडी पसंद आ रही है तो ठीक है, मैं आपको इकोनॉमिक्स और बीएसटी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी डिग्री देखो, अगर मैं आपको इकोनॉमिक और बीएसटी इस लेवल पर पढ़ा सकता हूँ तो ये तो कुछ भी नहीं है। जो सीए में पढ़ाता हूँ वो तो लेवल ही बहुत जबरदस्त का है। तो बेटा जी अगर ये अच्छा लग रहा है तो उससे 10 गुना आपको अच्छा लगेगा जब आप मेरे साथ क्या पढ़ोगे? चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स पर पढ़ोगे। और ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स इस तरह की ही नोट्स, मस्त डिजाइन की हुई कंसेप्ट वाइज प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग वाली नोट्स हम बच्चों को देते हैं। तो बेटा जी अगर आप चाहो तो हम यहाँ से, अगर मैं आपको बता दूं, हमारी यहाँ से एग्जाम खत्म होंगे और एग्जाम के तुरंत 2 से 3 दिन बाद ही हम क्या करेंगे? हमारा सीए का सिलेबस चालू करेंगे। ओके जी, हम तैयारी किसके लिए करेंगे? हम तैयारी करेंगे सीए फाउंडेशन। 3 लेवल होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। हम फाउंडेशन के लिए सितंबर में इसकी एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। 4 महीने के अंदर मस्त वाला कोर्स पढ़ेंगे। आपकी क्लासेस होगी 6 घंटे की, 6 से 7 घंटे की मिनिमम क्लास होती है, टेस्ट वगैरह होते हैं, और उसके बाद हम आपका कोर्स कंप्लीट करेंगे एग्जाम से 1 महीने पहले। और 1 महीना जो होगा लास्ट का, वो पूरा आपका क्या होगा? एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। ठीक है जी। ओके, तो अगर सीए का सोचो तो श्रीधर सोचो। ओके, तो बेटा जी आ जाओ। हाँ, अब ये जो ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग किसको देते हैं? एम्प्लॉय की स्किल एंड प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों? बेटा जी जो एम्प्लॉय होता है ना, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका अलग 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 होता है। अब कोई व्यक्ति कहीं और से पढ़ के आए, सीख के आया, वहां पे जो काम का तरीका था, वहां पे जो प्रोसेस थी, वहां पे जो मशीनरी थी वो अलग थी, यहाँ पे मशीनें अलग, तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा बेचारे को? तो हम जो भी व्यक्ति को रिक्रूटमेंट करते हैं उसको लेक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टाफ डज नॉट ओनली रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग इंक्लूड्स नॉट ओनली रिक्रूटमेंट बट आल्सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जो स्टाफिंग किया जाता है उसमें हम रिक्रूटमेंट तो करते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट करने के बाद उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उसको हमारे कल्चर को समझने के लिए उसको डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग से मशीनरी, प्रोडक्शन मेथड, वर्क प्रोसीजर सब अच्छे से सीखता है एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय को ये ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, सेफ्टी मेजर कौन कौन से लेने चाहिए। हेंस ट्रेनिंग क्या करती है? एम्प्लॉय की स्किल्स को बढ़ाती है, इफिशियंसी को बढ़ाती है एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ वर्क भी करती है। ठीक है जी। ओके, मेंशन द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तेरा मेरा है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई। मतलब कि क्या बेटा जी, हमारा जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या है? तेरा मेरा बीच में कैसा है ये रिश्ता अनजाना,
तो प्लानिंग बोलता है भाई सुन, मैं जो हूं ना, मैं एक इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम हूं, मैं दूर की सोच के क्या करता हूं, प्रोग्राम डिजाइन करता हूं, पॉलिसी बनाता हूं, ऑब्जेक्ट बनाता हूं। तो वो सब क्या होता है, प्लानिंग में होता है। प्लानिंग क्लेरिफाई करता है कि हमारे गोल क्या होंगे, हमारे प्लान्स क्या होंगे, हमारी एक्टिविटी कौन कौन सी अंडरटेकन करनी, कौन से काम कब करना है, कितने टाइम में कंप्लीट करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज होंगे, वो सब कौन डिसाइड करता है, प्लान। भाई तूने तो प्लान कर लिया, लेकिन तेरा ने प्लान तो बोल लिया, लेकिन प्लान सोचने से, प्लान लिखने से प्लान नहीं होता, प्लान के लिए काम करना पड़ता है। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, जो काम किया अब उसको वेरीफाई करता है, किसके साथ, प्लानिंग के साथ। तो प्लान या कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग एक मॉनिटर प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस टू मॉनिटर वेदर द बिजनेस एक्टिविटी आर कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द प्लान है कि नहीं, सेट स्टैंडर्ड के साथ की जा रही है कि नहीं, और यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। अगर कोई डेविएशन आता है तो वहां पे हम करेक्टिव मेजर्स भी देते हैं। तो बेटा जी कंट्रोलिंग और प्लानिंग के अंदर क्या रिश्ता है, तो उसके अंदर है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, टू साइडेड ऑफ द सेम कॉइन। क्यों सेम कॉइन है, क्योंकि बेटा जी दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है। प्लानिंग जो होता है ना, प्लानिंग, द सक्सेस ऑफ प्लानिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंट्रोलिंग के ऊपर। कंट्रोलिंग क्या करता है, फाइंड आउट करता है डेविएशन, नेसेसरी एक्शंस लेता है, कीप द बिजनेस एक्टिविटी को राइट डायरेक्शन में ले जाता है। इससे क्या होता है, कंट्रोल अगर ये सब क्यों कर पा रहा है, ये सब इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वहां पे प्लानिंग है। अगर प्लानिंग नहीं होता तो कंट्रोलिंग भी नहीं होता। दिस इज बिकॉज कंट्रोलिंग क्या होता है, इट कैन बी असर्टेन वेदर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग आर अचीव्ड और नॉट। बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया है कि नहीं किया। सो देयर इज नो प्लानिंग, देयर इज नो नीड ऑफ कंट्रोलिंग। मतलब प्लानिंग नहीं होगा तो कंट्रोलिंग नहीं होगा, कंट्रोलिंग है मतलब प्लानिंग प्री एग्जिट करता है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है जी बेटा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द चेंज, हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। अगर हम क्या करें, हमने प्लानिंग बना दी लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमने ये नहीं देखा कि जब प्लानिंग बनाई थी तब सिचुएशन अलग थी और जब एक्चुअल काम किया तब सिचुएशन अलग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एडिक्वेट मेजर्स लेने पड़ेंगे, प्लानिंग में चेंजेस करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो गोल जो डिसाइड किया था वो हम अचीव कर सके। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे बेटा जी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, कंपटीशन है, इन्फ्लेशन है। यहाँ पे बिजनेस जो प्लान्स होते हैं ना, इंटरनल फैक्टर होंगे ना, उसको तो बिजनेस हैंडल कर लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर हमारे हाथ में नहीं होता, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट के टैक्सेस, कंपटीशन, इन्फ्लेशन, चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो कंट्रोलिंग यही तो करता है, कंट्रोलिंग चेक करता है कौन कौन सी एक्टिविटी है वो टाइम से की जा रही है, कौन कौन से हमारे चेंजेस रिक्वायर हैं। इसलिए क्या होता है, द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी एंड द चेंजेस इन द बिजनेस। ओके, प्लानिंग इज अ प्री कंडीशन ऑफ कंट्रोलिंग फॉर कंट्रोलिंग। बेटा जी जब आप कंट्रोलिंग करते हो तो कंट्रोलिंग क्या करते हो कि प्लानिंग को करते हो। प्लानिंग मतलब उसमें स्टैंडर्ड्स होते हैं और उसको हम वेरीफाई करते हैं एक्चुअल के साथ। स्टैंडर्ड एक्चुअल, एक्चुअल स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि डेविएशन आ रहा है, नहीं आ रहा, बहुत भयंकर आ रहा है। तो मतलब अगर प्लानिंग ही नहीं होगा तो क्या उसको वेरीफाई कर सकोगे कि कोई रिकॉर्ड के साथ? नो। तो मतलब क्या होता है, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, प्री कंडीशन होनी चाहिए कंट्रोलिंग। अगर कंट्रोलिंग करना है तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, अगर प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोलिंग नहीं होगा। ठीक है, तो प्लानिंग इज द बेस एंड कंट्रोलिंग एंड प्री कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज अ फादर। बेटा जी अगर प्लानिंग होगा तो कंट्रोलिंग होगा, प्लानिंग ही नहीं है तो कंट्रोलिंग नहीं है। मतलब अगर आपको कंट्रोलिंग करना होगा तो प्लानिंग को लाना पड़ेगा, प्लानिंग आएगा तभी तो कंट्रोलिंग होगा। ठीक है, अगर फादर होगा तो ही तो एक बच्चे का जन्म होगा, तभी तो क्या होगा, वो बड़ा होगा, वो भी फादर बनेगा, उसके बच्चे होंगे। मतलब फादर होगा तो बच्चे होंगे, बच्चे हैं मतलब फादर होगा ही। तो प्लानिंग क्या होता है, इज द फादर ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है जी, तो यहाँ पे कंट्रोलिंग एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ प्लानिंग। कंट्रोल क्या करता है, एक्टिविटी को डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो कंट्रोलिंग डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्लानिंग, हेंस प्लानिंग इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ कंट्रोलिंग। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। बेटा जी फिक्स कैपिटल, देखो फिक्स कैपिटल क्या होता है, जब हम इन्वेस्ट करते हैं इन अ फिक्स एसेट। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जब हम इन्वेस्ट करते हैं इन अ
करंट एसेट्स के अंदर यहाँ पे पीरियड, क्योंकि ये फिक्स एसेट है, इसका पीरियड लॉन्ग होगा, इसका पीरियड शॉर्ट होगा। लिक्विडिटी, क्योंकि ये फिक्स एसेट है, ये लॉन्ग पीरियड के अंदर, ये प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, उसको हम ऐसे ही नहीं बेचते रेगुलर बेसिस पे, इसलिए यहाँ पे एक बार पैसा लगा मतलब वो आपका फंस जाता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड के। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमने डेटर्स में पैसा लगाया हुआ है, हमने स्टॉक्स में पैसा लगाया, कैश बैंक में पैसा रखा है, वो इजीली हम विड्रॉ कर सकते हैं। हमारा गुड्स है उसको सेल आउट करके हम पैसा रियलाइज कर सकते हैं, डेटा से पैसा रियलाइज कर सकते हैं। तो मतलब ये लिक्विड हमारा इजीली हो जाता है, हाईली लिक्विड, दिस इज लेस लिक्विड। यहाँ पे रिस्क, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पे लिक्विडिटी कम है इसलिए यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है, जबकि यहाँ पे रिस्क कम होगा। रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए और दूसरा एसेट्स जो बहुत महंगी होती है, तो यहाँ पे क्या होता है रिक्वायरमेंट। इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जांपल्स है ये हम परचेज कर रहे हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीन, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे हम किसके लिए करते हैं, फॉर रनिंग डे टू डे एक्सपेंस। डे टू डे एक्सपेंस के लिए वर्किंग कैपिटल आता है। सोर्स कौन सा होता है, सोर्स कोई भी हो सकता है, शेयर हो सकता है, डिबेंचर होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपकी फंड की रिक्वायरमेंट क्या है, फंड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो अलग अलग सोर्स से पैसा लग जाता है। लेकिन अगर आपके फंड यहाँ पे जो होता है ना वर्किंग कैपिटल में, जहाँ पे फंड की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो हम कहाँ से ले आते हैं, क्रेडिट से, ट्रेड क्रेडिट लेते हैं, डेटर से उधार ले लेंगे, क्रेडिटर से उधार ले लेंगे, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह है, और इंडिजीनियस बैंकर है, मतलब यहाँ से क्या करते हैं हम पैसे लेके आते हैं। डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये बिल्डिंग है, क्योंकि ये प्लांट मशीनरी है, इसीलिए क्या होता है, क्योंकि लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीन, इस पे क्या कैलकुलेट किया जाता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, यहाँ पे इज नॉट कैलकुलेटेड। बेटा एक चीज मैं आपको समझा दूं क्या, कि क्योंकि ये मेरी नोट्स हैं इसलिए हम यहाँ पे इसको फुल सेंटेंस नहीं लिखते। क्या नहीं लिखते, फुल सेंटेंस नहीं लिखते आपको, मगर ऐसा नहीं करना, आपको यहाँ पे कंपल्सरीली सेंटेंस लिखना ही पड़ेगा, शॉर्ट में मत अपना ना, वरना शॉर्ट में मार्क्स आएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है राइट अ नोट ऑन द डिपोजिटरी। बेटा जी डिपोजिटरी क्या होता है, डिपोजिटरी एक कंपनी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे दो है, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल। ये देखो ये एल मतलब होता है लिमिटेड, ठीक है, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, और फिर सिक्योरिटी सॉरी नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। तो ये लिमिटेड है मतलब ये कंपनी है, हाँ, तो इसको किसके अंतर्गत रजिस्टर होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा कंपनी से के अंदर। इसको और किससे परमिशन चाहिए होती है, इसको परमिशन चाहिए होती है, ये रेगुलेटेड बाय द, क्योंकि ये डिपोजिटरी है तो डिपोजिटरी एक्ट होगा, और दूसरा इसको सेबी से भी परमिशन चाहिए होगी। वापस कंपनी है तो कंपनी के अंदर फॉर्म होगा, कंपनी एक्ट के अंदर वो फॉर्म किया जाएगा, और लेकिन जो रजिस्ट्रेशन वो किससे चाहिए होगा, वो सेबी से चाहिए होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेबी। और ये कौन से काम करेगा, वही सारे काम जो डिपोजिटरी एक्ट में लिखा है, क्योंकि ये खुद कौन है, डिपोजिटरी, जो डिपोजिटरी एक्ट होता है उसके अंतर्गत ही वो काम करता है। यहाँ पे इसका मेन जो रोल होता है ना वो डीमेट अकाउंट एंड डीमटेरियलाइजेशन। डीमेट मतलब शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में रखना, और डीमटेरियलाइजेशन मतलब फिजिकल शेयर को कन्वर्ट करना वर्चुअल फॉर्म के अंदर, उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। तो बेटा जी यहाँ पे डिपोजिटरी का जो रोल होता है ना, प्रोवाइड द सर्विस, वो खुद काम नहीं करेंगे, वो किसके थ्रू करवाते हैं, वो करवाते हैं इंटरमीडिएटरी के थ्रू करवाते हैं। किसके थ्रू करवाएं, वो खुद काम नहीं करेंगे। सर ये इंटरमीडिएटरी कौन होता है, इंटरमीडिएटरी का मतलब होता है जैसे कि हमारे म्यूचुअल फंड, आपने जीरोधा सुना होगा, आपने काइट सुना होगा, जीरोधा काइट का ही एप्लीकेशन यूज करते हैं, फिर आपने 5 पैसा सुना होगा, और फिर उसके बाद एंजल ब्रोकिंग सुना होगा, या तो बैंक से, म्यूचुअल फंड से, ये सब क्या करते हैं, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट तो है, मतलब डिपॉजिटरी खुद काम नहीं करेगा, वो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ काम करवाता है। और क्योंकि पार्टिसिपेंट जो होता है ना, डिपॉजिट पार्टिसिपेंट्स, अगर वो काम उसके बदले करते हैं तो यहाँ पे लोग उसकी सर्विस लेते हैं। कौन लेगा, हमारे जैसे इंडिविजुअल जो उसकी सर्विसेज लेते हैं, और उसके बदले उनको क्या दिया जाता है, ब्रोकरेज दिया जाता है। तो जो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेयर ब्रोकर कैन वर्क एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो बेटा जी अगर मैं सिंपल बताऊं तो यहाँ पे डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी कौन है जल्दी बता दे, तो डिपॉजिटरी दो है, CDSL और दूसरा है NSDL, ठीक है। इसके ये खुद काम करेगा नहीं, इसके किसके अंडर में काम करेगा, ये होगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का होगा, डिपॉजिटरी, हाँ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होंगे। और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्विस किसको देंगे, दे विल प्रोवाइड अ सर्विस टू, किसको बोलो जल्दी, इंडिविजुअल को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसके बदले इंडिविजुअल क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करा तो वो इसको क्या देंगे, इसको फीस देंगे, क्या देंगे, फीस देंगे। और यहाँ पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है ना,
तो ये CDSL और NSDL है। अच्छा, इसका काम क्या है? इसका मेन काम होता है डीमेट शेयर को फिजिकल फॉर्म में वर्चुअल फॉर्म में रखना, एंड डीमटेरियलाइजेशन। क्या होता है? डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, दो इसके महत्व हो गए। और सर दो ही होते क्या? नहीं नहीं, इसके दो नहीं होते, इसके बहुत सारे काम होते हैं। जैसे ये कंपनी रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट होती है, सेबी से परमिशन लिया जाता है। ये सर्विस खुद नहीं करती, ये करवाती है थ्रू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अ ब्रोकर। ये जिसके बदले उनसे क्या चार्ज करती है? फीस चार्ज करती है। क्या करती है? फीस चार्ज करती है। ओके बेटा, मेन ड्यूटीज ऑफ डिपॉजिटरी क्या होता है? डीमटेरियलाइजेशन। रीमटेरियलाइजेशन होता है उल्टी प्रोसेस, कन्वर्जन मतलब वर्चुअल फॉर्म को फिजिकल फॉर्म में करना। इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, क्रेडिटिंग राइट्स एंड बोनस शेयर, फ्रीजिंग कस्टमर अकाउंट, ये सब किसके पावर में आता है? ये सब आता है हमारा किसके अंदर? डिपॉजिटरी के पास में आता है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सेल्समैन। बेटा जी सेल्समैन क्या होता है? सेल्समैन जो क्या करता है, लोगों को चीजें दिखाता है, उनको अट्रैक्ट करता है कि भाई आप ये प्रोडक्ट के हमारा खरीदो। इनके जितने भी डाउट्स होते हैं सबको वो सॉल्व करता है। तो यहाँ पे इट्स ये जो होता है ना, ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक गुड सेल्समैन थे, तो ये सेल्समैन होता है जो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा जी डायरेक्टली आता है, एक जो जो आपको अच्छे अच्छे शब्द आते हैं सब छाप देना। मतलब हमारा सेल्समैन कैसा होना चाहिए? स्मार्ट, इंटरेक्टिव, फिजिकल फिट, और कैसा होना चाहिए? गुड इन कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंट एंड एफिशिएंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? बोलो बोलो। तो बोलता है कि हमारे ये सेल्समैन है वो क्या होना चाहिए? प्रेजेंट द बिफोर, कस्टमर को ढंग से प्रोडक्ट दिखा सके, एबिलिटी टू कन्विंस टू अ कंज्यूमर, ऐसा होना चाहिए। फिर बोले और क्या चाहते हैं? तो भाई कस्टमर शुड हैव ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बोले और अपने अपने इससे क्या चाहते हो सेल्समैन से? तो वो बोलता है कि वो ऑनेस्ट होना चाहिए, वो यहाँ पे क्या करना चाहिए? अपना काम सिंसियर से करना चाहिए, शुड नॉट बी, वो पोलाइट होना चाहिए, फिर शुड नॉट बी एंथुसियास्टिक एंड डिसिप्लिन होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए। तो ये क्या था? ये जितने भी आपको अच्छे अच्छे वर्ड आते हैं ना, वो सब क्या कर दो? एक सेल्समैन के लिए लगा दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। बेटा जी बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, वो जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है, और उसी को हम क्या करना चाहिए? हमको डेली टू डे बेसिस पे अंडरस्टैंड करना चाहिए। उसके हिसाब से हमको हमारे गोल, हमारे ऑब्जेक्टिव में चेंजेस लाना चाहिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप जो कंटिन्यूसली स्टडी करते हो तो इसके क्या फायदे बनेंगे? तो एडवांटेज ऑफ अर्ली एंटरप्रेन्योर की, मतलब कि आप कोई भी जो चेंजेस आ रहा है, चेंज आ रहा है, कोई अगर स्कोप, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर आपने उसको एनालिसिस किया और उसको पकड़ लिया और उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्शन किया, तो आप क्या होगा? आप अर्ली एंट्री का एडवांटेज ले पाओगे। दूसरा होता है सेंसिटिविटी ऑफ मैनेजमेंट। जब क्या होता है, जब मैनेजमेंट और जो बिजनेस एनवायरनमेंट को देखता है, उसको समझता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? मोर सेंसिटिव बन जाता है। मतलब कंटिन्यूअस एनालिसिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। डिसीजन आर टेकन बाय कंसीडरिंग द मार्केट ट्रेंड एंड कंपटीशन। मार्केट ट्रेंड और कंपटीशन को ध्यान में रख के डिसीजन लिए जाते हैं। सेंसिटिव हेल्प बिजनेस सर्वाइविंग द एंड ग्रोथ। तो यहाँ पे सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। दूसरा, जब भी आप क्या करते हो, इसको स्टडी करते हो, मतलब आप कोई जो आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर पाते हो। आपको लगता है कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, उसको एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी करते हो, ज्यादा से ज्यादा उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हो, प्रोडक्शन करते हो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो। तो दिस लीड टू इंक्रीज इन द सेल्स एंड द प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा, जैसे आप अपॉर्चुनिटी को क्या करते हैं? ग्रैब करते हो, वैसे ही डेंजर को क्या करते हो? आइडेंटिफाई करते हो। यहाँ पे डेंजर को क्या करोगे? आइडेंटिफाई। अपॉर्चुनिटी आए तो झड़प लो, डेंजर आए तो भाग जाओ। तो आइडेंटिफाई द डेंजर मतलब कि क्या? यहाँ पे हम डेंजर को ध्यान में रख के क्या करते हैं? वो जो भी हमारे डिसीजन से वेल इन एडवांस लेते हैं। चेंजेस कैन बी मेड इन द इंट्रोड्यूस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस क्या है? प्रोटेक्ट द बिजनेस फ्रॉम द लॉसेस। ठीक है, और बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हेल्प करता है? तो यहाँ पे और हमको वो हेल्प करता है पॉलिसी डिसीजन में। मतलब जो भी हमको पॉलिसीज बनानी है उसमें वो क्या करता है? हमको मदद करता है। ठीक है, और नेक्स्ट आ रहा है, इट्स अ कंटिन्यूअस स्टडी।
कई बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि एक बार अपना अंडरस्टैंड किया और खत्म हो गया, नहीं नहीं। बिजनेस एनवायरनमेंट में डे टू डे चेंजेस आते रहते हैं और हमको उसको चेंजेस को समझना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे ट्रेंड्स, पॉलिसी और प्रोग्राम्स में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो मैनेजर मस्ट स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट रेगुलरली, जिससे क्या हो हम फ्यूचर के ट्रेंड और डिमांड को समझ सके, और कंटिन्यूस स्टडी क्या करेगा, हेल्प करेगा फॉर अचीवमेंट। तो दिस लीड टू ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो बेटा जी इससे क्या होगा, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। बेटा जी कुछ कुछ टॉपिक जो होते हैं ना वो होते हैं थियरी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने जो कंसेप्ट था वो आपको जितना डिटेल में मैं पढ़ा सकता था वो मैंने पढ़ाया। आई होप आपको मेरा पेपर नंबर 4 का सेक्शन नंबर डी मस्त लगा होगा। तो प्लीज कमेंट में बताना कि आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, मुझे मालूम पड़े, और आपकी तैयारी कैसे चले ओसीएम की, इकोनॉमिक्स के भी। तो चलो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, तब तक क्या करें, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टाटा, बाय बाय, सी यू।